आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और सीधे आप देख रहे हैं कोपेनहेगन से हमारी ये विशेष पेशकश हल्ला बोल की। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात करने के बाद आगे बढ़े हैं बिजनेस मीट के लिए और उसके बाद वो पहुंचेंगे बेला सेंटर, जहां पर भारतीय डायस्पोरा को वो फिर से संबोधित करेंगे। जी हां, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। अब से 10-15 मिनट में लाइव हल्ला बोल में आप देखेंगे भारतीय जो यहाँ पर मौजूद है उनके बीच में हम पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनका जोश भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री यहाँ बोलने वाले हैं। बीते दिन वो बर्लिन में भी बोले और जब वो बर्लिन में बोले तो उन्होंने कांग्रेस को बिना नाम लिए जमकर घेरा। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट और उसके बाद हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, अजय आलोक जेडीयू की तरफ से, नवल किशोर आरजेडी की तरफ से जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। यूरोप दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क में हैं। राजधानी कोपेनहेगन में अपने उसी पुराने अंदाज में उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। इससे पहले जब बर्लिन से प्रधानमंत्री मोदी कोपेनहेगन पहुंचे तो मेट फ्रेडरिक्सन स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कोपेनहेगन पहुंचने पर पीएम मोदी का ढोल बजाकर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहाँ देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। बर्लिन पर पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। सेल्फी खिंचवाई, हाथ मिलाए, जोश बढ़ाया, ढोल बजाया और हिंदुस्तान की बातें। साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस की सरकारों को कटघरे में खड़ा करने से भी वो नहीं चूके। आज का आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक, संविधान 2 थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। बर्लिन में हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा ऐसा कि कांग्रेस का नाम छिपा भी नहीं रह सका। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा
कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। बर्लिन से पीएम मोदी का हमला कांग्रेस को नागवार गुजरा। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना देश हित में नहीं है। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना ये देश के हित में नहीं है। ये वहाँ के जो डायस्पोरा हमारे सिटीजन्स हैं, यहाँ से जो गए हुए लोग हैं, उनके सामने ये बात ऐसी बोल के वो फिर भी अपने वोट कैसा हासिल करना, यही तैयारी उनकी है। देश आज अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है और देश विश्व के अंदर, संसार के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो बढ़ रहा है, इससे बौखलाहट उनकी दिखती है। अपना वोट बैंक बचा कर रखना है, ऐसी बयानबाजी करना उनका वाजिब भी बनता है। सियासत शायद इसी को कहते हैं। पीएम मोदी को पता है कि विदेश में रह रहे हिंदुस्तान के लोग क्या सुनना चाहते हैं। उन्हें पता है कि विदेश में बसे भारतीयों को पिछली सरकारों से कितनी नाराजगी थी। शायद यही वजह है कि वो हिंदुस्तान की विकास गाथा तो बताते हैं, लेकिन साथ ही विरोधियों को घेरने से भी नहीं चूकते। कोपेनहेगन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और कोपेनहेगन में ही हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास, यहाँ पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री आवास से हम जा रहे हैं बेला सेंटर, जहां पर भारतीय डायस्पोरा के लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 2000 लोग बताया जा रहा है आज भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक बार फिर से संबोधन उनके सामने करेंगे। क्या कुछ होगा इस पर चर्चा शायद कल करें, लेकिन जो बीते दिन हुआ है उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, आप लोग समझाते हैं सबको कि जब बात देश की हो, कूटनीति की हो, तो भारत को एक आवाज में बोलना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को सुर में लाकर बोलना चाहिए। लेकिन कूटनीतिक दौरे पर आप कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर देते हैं। अगर ये शुद्ध राजनीति नहीं है तो क्या है? फिर आप पर वो नियम लागू क्यों नहीं होता? एक भारत एक आवाज होनी चाहिए। सबसे पहले तो अंजना जी, आपके शो के माध्यम से आज परशुराम जयंती के लिए और अक्षय तृतीया के लिए सभी को शुभकामनाएं। और मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ पे बैठे हैं तो उनको ईद की विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने तो केवल बिना किसी पार्टी का नाम लिए ये कहा कि एक समय था कि 1 रुपया भेजा जाता था तो 85% एक पंजा उसे गायब कर देता था। किसी का नाम नहीं लिया। ये तो भ्रष्टाचारियों और बिचौलियों के खिलाफ उन्होंने बोला। पर आज एक पार्टी क्यों ऐसा महसूस करती है कि भ्रष्टाचारियों को और बिचौलियों को बचाने के लिए उन्हें आज तक के मंच का इस्तेमाल करना है? मैं तो हैरत में हूं कि आज इस डिबेट में 2 पक्ष कैसे हो सकते हैं। मुझे तो लगा आज सब एक ही पक्ष के होंगे और कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, हमने तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सरकार जब से आई है नरेंद्र मोदी जी की, तो डीबीटी के माध्यम से 2 लाख करोड़ की बचत हुई है। 8 करोड़ फर्जी अकाउंट जो है वो खोजे गए हैं, उनको बंद कराया गया है। आपको याद होगा पुरानी सरकार एक लोन वेवर दिया था 60,000 करोड़ का, 22% फर्जी किसानों को उन्होंने दिया था। आज सीएजी की रिपोर्ट भी आई है और जब हमने 1,80,000 करोड़ 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया है, तो आज वो सभी लोगों के पास बिना एक रुपया वहां पर पहुंचा है। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। परंतु हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करें तो किसी के पेट में दर्द होता है, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करें तो किसी के पेट में दर्द होता है। इसका मतलब पंजा किसका था वो आज स्वतः साबित हो गया। बिना नाम लिए ये स्वतः साबित हो गया कि पेट में दर्द किसके हुआ जब हमने भ्रष्टाचार के पंजे की बात की। ये जो भोलेपन की सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर पहुंचकर ये जो आप समझा रहे हैं देश को, ये मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने नाम तो लिया नहीं कांग्रेस पार्टी का, वो अपने ऊपर पूरी बात क्यों ले रही है? और ये जो आपने कहा शुरू में कि विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के अपने प्रवक्ता को ईद की बधाई देता हूं, तो कटाक्ष में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं वो भी देश देख रहा है। एक सेकंड में लौट रही हूँ मिस्टर पूनावाला, मैं लौट रही हूँ। आप जो भोलापन दिखाना चाह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, अलग से आएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार मिस्टर दुबे से कमेंट ले लें। अच्छा ठीक है,
10 सेकंड। विशेष बधाई ईद की क्यों सिर्फ अभय दुबे जी को, बाकी लोगों को क्यों चलिए, नहीं, अजय आलोक अंजना को जी, क्यों नहीं? हाँ अंजना जी, अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद ये जवाब दे। देखिए अंजना जी, उनकी एक सरकार है राजस्थान में, उन्होंने हिंदू नववर्ष पर 144 लागू कर दिया, अजमेर में, अलवर में, सब जगह। परंतु जुमा नमाज थी जो अलविदा जुमा की, उसके लिए सड़कें खोल दी, लाउड स्पीकर लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि विशेष रूप से उनको इसकी बधाई दे दे, जो मान्यताएं वो रखते हैं, आस्थाओं की मान्यताएं वो रखते हैं। और दूसरी बात देखिए, एक चीज के खिलाफ हमने जरूर बोला है, आईएनसी की फिलॉसफी, आई नीड कमीशन की फिलॉसफी के खिलाफ बोला है, एआईसीसी की फिलॉसफी, ऑल इंडिया करप्शन कमेटी की फिलॉसफी के खिलाफ बोला है। अब ये ऑल इंडिया करप्शन कमेटी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मान ले, आई नीड कमीशन को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस मान ले, तो इसमें शहजाद पूनावाला की कोई गलती नहीं है। और क्या मिस्टर दुबे ईद के खिलाफ है क्या? तो बता दे, वो देश को बता दे कि हम ईद के खिलाफ है, हम नमाज कतई ऑर्गेनाइज नहीं कराएंगे, हम सड़कों पर नमाज नहीं अभय दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी का नाम तो लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी का नाम तो लिया नहीं, आप लोगों ने क्यों नाहक ही उसको लपक लिया? अंजना जी, मेरे मान साथी को बधाई, शहनाज पूनावाला जी को और सभी देश के लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई। और मैं चूंकि स्वयं ब्राह्मण हूं, आप भी सब सारे ब्राह्मण भाइयों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो सीधे नाम लेकर कहता हूं, आपकी सत्ता का सिक्का तो पूरा ही खोटा है प्रधानमंत्री जी। वो जो खरा सिक्का है उसकी खनक चंद पूंजीपतियों तक सुनाई देती है। और प्रधानमंत्री जी जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच खाती है, वो सत्ता नाकारा और निकम्मी कहलाती है। प्रधानमंत्री जी, आपने सेल भेज दिया, आपने भेल भेज दिया, आपने रेल बेच दिया, आपने पोर्ट बेच दिया। प्रधानमंत्री जी, कुछ बचा है पूर्वजों की संपत्ति के नाम पर? मैं आपको सिलसिलेवार सिर्फ 10 बातें कहना चाहता हूं। रेल में क्या बिका है? एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ अभय जी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड करनी चाहिए। रेल कहाँ बिका है? प्लीज पूरी लिस्ट लेकर बैठा हूं अंजना जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड अब की 2022 में मुझे बताया सरकार ने। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएससीसी। आपने रेल कहा ना, तो मैंने रेल पे आपसे सवाल पूछा। रेल कहाँ बिका है? रेल का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो रेल देखिए, आप बताइए, मैं तो मेरी एक भी रिपोर्ट, तो इंडियन रेलवेज बिक गया नेशनल, अब उसकी पूरी तैयारी है, सारा छोड़िए, मैं असल सवाल पर आती हूँ। एक सेकंड दुबे जी, एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए। आपको पता है सबसे ज्यादा ताली किन बातों पर बजी? आप लोगों तक रिपोर्ट गई है किन बातों पर बजी? और बाहर से भी जब हम लाइव कर रहे थे तो लोग आकर इन बातों का जिक्र खुद ही कर रहे थे, और वो खुद ही बता रहे थे कि ऐसा किया, और हम भी ये मानते हैं। आपको ये चिंता होती है कि 8 साल से आप सत्ता में है नहीं, फिर भी आज आपके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं तो तालियां बजती हैं। ये बात आप लोगों को परेशान करती है या नहीं करती है? अंजना जी, बिल्कुल ताली नहीं बजी थी। ये जर्मनी भी था वहां पर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिपोर्ट रखाई ना अंजना जी, कि हिंदुस्तान के सिर्फ 100 लोगों ने प्रधानमंत्री जी एक साल में 57 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। प्रधानमंत्री जी, जब ऑक्सफैम ने यह रिपोर्ट दी कि 84% हिंदुस्तान के लोगों की आमदनी घट गई, प्रधानमंत्री जी जब कोई तालियां नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि 40 साल बाद भारत के किसानों ने अपनी भूख पर नियंत्रण करके सिर्फ 580 रुपए खर्च करना प्रारंभ कर दिया, तब प्रधानमंत्री जी आपके इस खोटे सिक्के पर कोई ताली नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि 58 साल बाद हिंदुस्तान की क्रेडिट ग्रोथ नीचे चली गई, प्रधानमंत्री जी जब कोई ताली नहीं बजी। जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ने रिपोर्ट दी कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में आपकी सत्ता की अकर्मण्यता ने परोस दी, तब कोई ताली नहीं बजी। प्रधानमंत्री जी, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिपोर्ट दी कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कुपोषण बढ़ गया, तब कोई ताली नहीं बजी। जब आरबीआई ने बताया कि नोटबंदी और जीएसटी से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, तब कोई ताली नहीं बजी।
बची प्रधानमंत्री जी, 60 लाख एमएसएमई हिंदुस्तान में परमानेंट बंद हो गए। $97 बिलियन का इंपोर्ट आपने आत्मनिर्भर भारत के नाम से चीन से कर लिया प्रधानमंत्री जी। 5,35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लुटेरे नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय भाई ले लेकर भाग गए प्रधानमंत्री जी, जब कोई ताली नहीं बजी। 8,50,000 हिंदुस्तान के नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी प्रधानमंत्री जी, कोई ताली नहीं बजी। जिस बर्लिन में आप थे, उस बर्लिन के एक स्टडी सेंटर ने रिपोर्ट दी कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से छात्र बर्लिन में आते हैं पढ़ने, जर्मनी में पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि आपके संस्थाओं ने अशिक्षा का अंधकार फैला दिया प्रधानमंत्री जी, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में प्रधानमंत्री जी। आपके एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी कि एक किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमाने के लिए मजबूर हुआ और अडानी जी ने 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाना प्रारंभ कर दिए। कोई ताली नहीं बजी। एक ताली पूछने पर आपसे सवाल पूछा, आप तो ताल ही ठोक दिए हर मुद्दे पर। जल्दी से अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, कोई चुनावी रैली तो थी नहीं, आप इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे हैं, ये कूटनीतिक दौरा है, क्या जरूरत थी इन बातों की? इंडियन डायस्पोरा क्या इंडिया से बाहर का था? हमारे ही भारतीय लोग हैं ना, बहुत कम ही लोगों ने वहां पे जर्मनी की नागरिकता ली होगी, थे तो भारतीय ही। वो दंश झेल रहे थे पिछले 60 साल से, अगर 2 पीढ़ी से रह रहे हो, कि कैसे भारत आने में दिक्कत होती थी, जाने में दिक्कत होती, इंडियन कॉन्सुलेट कैसे बिहेव करता था, पासपोर्ट रिन्यू करवाना होता था तो कितनी दिक्कतें होती थी। वो सब उनकी दिक्कतें खत्म हो गई, ओसीआई कार्ड हो गया, ये सब हो गया, तो उनको उनकी सहूलियत थी। प्रधानमंत्री जी अपने भारतीय से ही बात करते, पहली बात। दूसरी बात, अभय जी ये बताइए, पूरे विश्व में एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बता दीजिए जो इतना लाचार और विवश हुआ हो और सहानुभूति लेने के लिए जिसने कहा हो कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और 15 पैसा जाता है। ये महान दुर्लभ व्यक्ति राजीव गांधी थे। अगर उनकी बातों को कोट कर दिया प्रधानमंत्री ने तो इतनी लाल मिर्च क्यों लग रही? सच्चाई तो कहा ना। और प्रधानमंत्री जी ये बात इसलिए कह पाए कि 85 पैसे पंजा रगड़ के खा जाता है या लालटेन की लौ बुझ जाती है, तो ये सब चीज एक राजनीतिक लहजा होता है, राजनीतिक लहजा होता है। ये काम वो इसलिए बोल पाए, ये काम इसलिए कर पाए क्योंकि ये काम करने के पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ही कोट किया 16 करोड़ अकाउंट खोला। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी को मैं पूरा राजीव जी का वो भाषण भेजता हूं जिस पर उन्होंने स्पष्ट से इस बात को रेखांकित किया कि कुछ लोगों की ये शिकायत होती है, तो मैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये परिस्थितियां पैदा करूंगा कि पूरा 1 रुपया पहुंचे प्रधानमंत्री जी। इसीलिए तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, ये जो आधार से लिंक की परियोजना की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है। और आप ही सवाल उठाया करते थे आधार पर, आप कहते थे कि अगर आधार की योजना हिंदुस्तान में आ गई तो पाकिस्तान हमको बर्बाद कर देगा। बताइए ना देश को। तो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनका फीता काटते हैं और आप हमको ज्ञान बांटते हैं प्रधानमंत्री जी। मैं तो आपको सिलसिलेवार 2 घंटे तक बताने को तैयार हूं। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है ना अंजना जी, इसमें आप कल्पना जवाब दीजिए, मैं कैसे हो पा रहा है पहले ये बताइए ना। लोगों की नौकरियां, वो कहते हैं योजनाएं उनकी है, फीता आप काट रहे हैं सबके। अंजना जी 1 मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं आज कि हम किस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए हाँ अंजना जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। अगर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ही योजनाओं का बखान कर रहे थे तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर आपके आज तक को बाइट क्यों दे रहे थे कि हमें बदनाम कर दिया? आज तो अजय इनको कहना चाहिए था, दुबे जी को आकर कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी हम आपके आभारी हैं कि देखिए हमारी स्कीम को आपने अच्छी तरह से लागू किया। हमने जरूर 4 पुश्तों तक कहा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, हम नहीं कर पाए। हमने जरूर प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए पार्टी के नाम पर आज आप ये सारे काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। इन्होंने तो जाकर कहा हमारी बदनामी विदेशी धरती पर कर दी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात देखिए, मैं इनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, दुबे जी आज कौन सी पार्टी के साथ है? आज आप मिडल मैन के साथ खड़े हैं क्या? क्योंकि हमने तो, मैं आपको क्लियरली प्रवक्ता के रूप में बोल रहा हूं, हम तो मिडल मैन के खिलाफ है। इसलिए हमने जाकर कहा कि ये मिडल मैन का धंधा पानी हमने बंद कर दिया। आप मिडल मैन के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप भ्रष्टाचारियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप बिचौलियों के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप 2 संविधान के लिए क्यों बोल रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा 2 संविधान नहीं होने चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि आप 2 संविधान वाले हो? बोलिए, आप 2 संविधान वाले हो या 1 संविधान वाले हो? बताइए। देखिए मैं आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको 2 संविधान चाहिए या आपको 1 संविधान चाहिए? बोलिए। अंजना जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने 1 संविधान लागू किया होता तो इतना इनइक्वालिटी इतनी गरीबी नहीं परोसी होती। प्रधानमंत्री जी 1,000 रुपए का
आज गैस का सिलेंडर आपने पहुंचा दिया। 200 रुपए की दाल और तेल देश को बताइए तो सही कि 200 रुपए की दाल क्यों हो गई? किन लोगों ने नेक्सस बनाया वो जो दाल अथॉरिटीज के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं? 200 रुपए का खाने का तेल, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा हुआ लेकिन ऑयल का उत्पादन हिंदुस्तान में खाने के तेल का कम क्यों हुआ? प्रधानमंत्री जी बताइए ना। कौन दो धन्ना सेठ तेल के व्यापार में कूदे हैं? बताइए देश को। उज्ज्वला बहनों ने 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने अभी पार्लियामेंट में बताया कि हमने पूरे वर्ष भर 2 सिलेंडर लिए हैं। प्रधानमंत्री जी 100 रुपए का अनाज उनको महीने का देते हो, किस पर पकाएंगे? प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए के गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए के खाने के तेल पर बचाएंगे? ये कौन सा एक विधान हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आता कि चंद धन्ना सेठ पूंजीपति 1002 करोड़ रुपए कमाए और आपने कहा था कि मैं 5 सालों में किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। क्या हुआ? आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी आई मार्च 2022 में। उसने कहा 10 सेकंड अंजना जी, 2 गुनी आमदनी कर देने का 78,000 किसानों ने। दुबे जी सुनिए दुबे जी, एक सेकंड सुनिए। आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि क्या बीजेपी ने सफलतापूर्वक कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाकर रख दिया इस देश में? आपको उस छवि से निकलना है, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए इस तरह की बातें वो करते हैं और फिर वो उस पर तालियां बजती हैं। आप ताली पर मुझे चाहे 50 बातें सुना दीजिए, लेकिन अंततः जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो विनेबिलिटी, कौन जीतता है वो महत्वपूर्ण है, कौन किसकी क्या छवि सफलतापूर्वक बनाता है वो भी एक बड़ा पहलू है इस पूरे राजनीति के खेल का। तो उसमें आप कहीं आपके हाथ से सब कुछ फिसल चुका है क्या? उसको हैंडल कर पाना बड़ा चैलेंज नहीं है? मैं सीरियस सवाल पूछ रही हूँ सर। आप बीजेपी की लाख नाकामियों को गिनाइए, लेकिन ये सच्चाई है कि एक पंजाब था 5 राज्यों में से, वो भी हाथ से फिसल गया। नहीं अंजना जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताता हूं, कांग्रेस पार्टी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ मुस्लिम परस्त बनाई जबकि हिंदू विरोधी भी गढ़ने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी देश की बुनियादी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकती। हम देश की जो सद्भाव की संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उससे हम किसी स्वरूप में समझौता नहीं कर सकते। हम बहुलतावाद में विश्वास रखते हैं, हम जड़तावाद में नहीं रखते। और अंततः ये देश को बात समझ में आएगी कि क्यों प्रधानमंत्री जी चुनाव में जाकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, क्यों 80-20 का प्रश्न खड़ा करते हैं, क्योंकि ये देश के सद्भाव को बिगाड़कर सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं। हिंदू अस्मिता के नाम पर हिंदू वोटों की पीठ पर पैर रखकर सत्ता का भोग करते हैं। मगर 5वीं लाइन तक आते आते आप देश की समझ पर सवाल खड़े करने लगे दुबे जी। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं 5वीं लाइन तक आते आते देश की समझ पर सवाल खड़े करने लगे। नहीं, देश की समझ नहीं, सुनिए मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। ठीक है, मैं नवल किशोर जी से जल्दी से कमेंट ले लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर रामनवमी का जुलूस नहीं निकल पाया, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकल पाए, गुजरात के बंजारावास में पेट्रोल बम मारकर वहां पलायन के लिए मजबूर कर दे, खरगोन में मजबूर करते 2012, 2015, 2018, 2022, तो फिर आप क्या कहेंगी? वहां पर हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। सिर्फ उदयपुर की बात करते हैं लेकिन गुजरात की बात नहीं करते, लेकिन ये मध्य प्रदेश की बात नहीं करते जहां रायसेन में पूरे के पूरे गांव पर हमला करके 2 आदिवासियों को सांप्रदायिक दंगों में मौत के घाट उतार दिया। वहां की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मैं देश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को समझिए, देश की प्रगति और समृद्धि की बात कीजिए। कांग्रेस की सरकार में याद रखिए, हम बात करते थे कि कैसे 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया जाए, कैसे 10 करोड़ आदिवासियों को उनके रहने का अधिकार दिया जाए, कैसे उनके भूमि के अधिकार से संपन्न कर दिया जाए, कैसे एटॉमिक डील को भारत के पक्ष में हम लोग। दुबे जी फिर मामला वहीं अटकता है। नवल किशोर से कमेंट ले लेने दीजिए, फिर शहजाद आप बोलिएगा। 1 सेकंड रुक जाइए। नवल किशोर जी, ये षड्यंत्र बीजेपी कर रही है तो षड्यंत्र को तोड़िए ना। आप राजनीतिक पार्टी हैं, अगर आपको खेलना है तो फिर मैदान में उतरना पड़ेगा ना। आपको पूरा नी कैप वगैरह सब लगा के तैयार होना पड़ेगा ना मैदान में उतरने के लिए। उसके बाद ये समझना पड़ेगा ना कि षड्यंत्र आप रोते नहीं रह सकते ना कि षड्यंत्र रचते हैं, देश को असल मुद्दे नहीं समझाते हैं, रामनवमी पर हिंसा हुई उसके बारे में ये बातें नहीं करते हैं। बीजेपी क्यों करेगी उसकी बात? वो राजस्थान की बात करेगी, जो पॉलिटिक्स उनको सूट करती है वही बोलेगी। काट तो आपको खोजना है मिस्टर किशोर। नहीं अंजना जी, आप और जितना तक आपने डिबेट करवाया उसमें एक कांग्रेस प्रवक्ता और एक भूतपूर्व कांग्रेसी जो बीजेपी का प्रवक्ता बन बैठा है, उसके विषय में इतना बात आपने सुनने पर मजबूर किया। बहरहाल मैं बस 3 बातें कहना चाहता हूं
तीन बातें कहना चाहता हूं। एक पहली बात ये कि अगर नरेंद्र मोदी जी जाकर विदेश में इस तरह की बात करते हैं तो इससे केवल यही बात समझ में आती है कि पहले वो देश में देशवासियों के सामने झूठ बोलते थे, अब विदेश में जाकर देशवासियों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये बताना भूल गए कि जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं, दूसरे देश में गए हैं, वो कांग्रेस काल में ही गए होंगे। जो भी वहां पे आज के डेट में जो लोग हैं विदेश में, भारतीय मूल के विदेश में हैं, वो यहाँ के व्यवस्था का फायदा उठा करके बाहर निकले, एक अच्छे करियर के खोज में गए। क्या यहाँ से गरीब लोग पलायन किए वहां पर? ऐसा तो नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, अगर राजीव गांधी ने वह बात कही तो एक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बात कही और उस सच को स्वीकारा और उसका निदान खोजा। आज डिजिटल भारत की बात करती है भाजपा, उसका नींव तो राजीव गांधी नहीं रखा। जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट में 92 और 72 और 73 अमेंडमेंट लाया, उससे जहां तक कि जमीन तक जो पैसा जा सकता था और वहां के लोग डिसाइड कर सकते थे कि जमीनी स्तर पर उसका विकास कैसे हुआ, उसका निर्माता तो राजीव गांधी थे। आप जिस बात को कहना चाहते हैं कि ताली और थाली से अगर भाजपा काम चलाना चाहती है तो और शासन कर ले 2-3 साल। अगर मुद्दों पे बात करें, जहां पर भी मुद्दों पे बात किया गया है वहां पर भाजपा अंतिम कड़ी में, अंतिम पंच में दिखाई देती है। उनके साथ वही तीर खड़ा है जिसका कोई कमान नहीं है, जिसका कोई तर्कश नहीं है। वो तीर इधर से उधर झूलते रहती है और लालटेन और पंजाब जवाब दीजिए वैसे पुना वाला। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर राजनीति करनी है और विकास करनी है तो आप बताएं ना शहजाद जी कि आपने नौकरी या रोजगार का कितना सृजन जगह पैदा किया है, विकास के दौर पे आप कितने मैं जवाब देता हूँ। अंजना जी एक एक करके, तनाव का माहौल क्यों है, संकट का माहौल अंजना क्यों है, जी समाज के बीच मैं जवाब दे दूं। अभी लाउड 8 साल स्पीकर हो गए आपके शासन, थोड़ा लाउड स्पीकर कम करना पड़ेगा। 8 साल से ये देश आपके हाथ में है और अभी भी आप पंजा की याद दिला रहे हैं। में आता है पूरे विश्व में ऐसे कई ये भी एक हुनर है सर। 2 संविधान है, 2 संविधान। अंजना जी क्या मैं बोल सकता हूँ, ये अवैध अतिक्रमण मेरे समय पर करेंगे क्या? ये मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण करेंगे तो मैं भी बुलडोजर चला दूंगा। नहीं, मेरे समय पर अवैध अतिक्रमण होगा तो मैं भी बुलडोजर चला सकता हूँ। मतलब शब्दों का और तर्कों का, शब्दों का और तर्कों का, फिर ये बिलबिलाएंगे। अब सुन लीजिए, अरे एक एक करके बात रखते हैं ना जी। किशोर जी से परिचित होंगे, ठीक वो है। आपके अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, या इस झूठ को पहचानेंगे। अंजना जी क्या मैं बात रख सकता हूँ अपनी? ठीक है नवल जी, तो ये बात नवल जी को आवाज नहीं जा अरे रही। इनका तो तलाक हो चुका है ना कांग्रेस और आरजेडी वालों का। मुद्दों पे करना चाहिए। उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद ऑडियो नीचे कर। हाँ, उनको ऑडियो नहीं जा रहा, शायद आवाज एक नीचे चीज कर की दीजिए। खुशी है जल्दी से मुझे जवाब अंजना दीजिए जी, शहजाद। बहुत खुशी। 8 साल से देश आपके हाथ में और अभी भी आप पंजा ही याद दिला रहे हैं। अंजना, हाँ देखिए अंजना जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि जो बिहार में तलाक हुआ है, कम से कम आपके चैनल और शो पर इन दोनों का निकाह फरमा गया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि कम से कम आरजेडी कांग्रेस के बचाव में आ रही है, या आरजेडी वो कमेंट को पर्सनली ले रही है, वो जो भ्रष्टाचारी पंजा है इनका है। तो इनमें से एक दो में से एक कारण होगा। दूसरी बात देखिए, मैं अभय दुबे जी की व्यथा समझता हूं। एक प्रधानमंत्री है जिसको G7 क्लब का न्योता आता है, दूसरा है जिसको नाइट क्लब का न्योता आता है। एक है जो पराक्रम और परिश्रम की बात करता है, दूसरा है जो पर्यटन और पार्टी की बात करता है। तो मैं उनकी व्यथा समझता हूं, पर मेरा एक आदरपूर्वक सवाल है। ये सारे मुद्दे लेकर, यही कागज लेकर बैठते थे अभय दुबे आपके शो में जब मार्च में चुनाव चल रहा था। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ है और उन्हीं पर हमें जनता ने चुना है और इनको रिजेक्ट कर दिया है, डिजेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करके बाहर फेंक दिया है। क्या जनता के ऊपर भी सवाल उठाएंगे? आपके राहुल गांधी कोई अपनाता नहीं है। राहुल गांधी प्रयास करना नहीं चाहते, वो पार्टी में ज्यादा और पार्टी में कम विश्वास रखते हैं। वो 26/11 हो या आज इतने बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनाए, क्या इन मुद्दों का जो सोल्यूशन है, जो समस्या का समाधान है, क्या नेपाल के काठमांडू के नाइट क्लब में राहुल गांधी की बेरोजगारी का समाधान, महंगाई का समाधान, तेल के दामों का समाधान? हाँ जी क्या कह रही हैं अंजना? अब आप लोगों की अब पूरी जो पॉलिटिक्स है वो राहुल गांधी की पार्टी पर अटक गई है। राहुल गांधी की पार्टी का जो वीडियो है उस पर अटक गया है पूरा मामला बीजेपी का। नहीं अंजना जी, कृपया ऐसे ना कहें, कृपया ऐसे ना बोले। देखिए मैं तो बहुत खुश हूं,
मैं बहुत खुश हूं कि अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से हम लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री की संस्कृति है काठमांडू जाते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के सामने झुक जाते हैं। किसी और की संस्कृति है वो पार्टिंग करने, शादी मनाने, अब शादी कौन सी पब में मनती है, परंतु उनकी संस्कृति है वो वहां चले जाते हैं। हम राम संस्कृति वाले हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ये रोम संस्कृति वाले वो उसका करे, उसमें कोई वो निजी मामला है उनका। परंतु मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ट्विटर पे कहा ना, जिस रात को वो पब में थे उस रात को कहा इन्होंने कि भाई देश के सामने ये चुनौतियां हैं। तो मैं अभय दुबे जी से पूछ रहा हूं कि ये चुनौतियों का समाधान क्या नाइट क्लब में मिल रहा है? अगर ऐसा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि क्या क्या समाधान खोज पाए, और राजस्थान में और महाराष्ट्र में कौन से समाधान लागू करेंगे। महाराष्ट्र में 120 रुपया प्रति लीटर है, वैट काटा नहीं उद्धव जी ने। हाँ, विदेशी दारू का जो वहां पे नाइट क्लब में मिलता है उसका जरूर टैक्स काटा है। तो जरा बता दे कौन सा समाधान ढूंढ रहे हैं वो नाइट क्लब में। ये इनके अंतर्मन में इनकी संस्कृति है। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के इकबाल उनकी सोच पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए इसका अजय आलोक जी को दिखाया, बता दूं कि इनकी पहली जो संस्कृति है वो परिलक्षित हुई। इन अंतर्मन में इनके 3 तलाक बसा हुआ है अभी भी मेरे मुसलमान भाई साथी की, इसलिए तलाक 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 शब्द को इन्होंने प्रयुक्त किया। राहुल गांधी जी एक पत्रकार, महिला पत्रकार, हम तो उसको खत्म किया, आप लेकर बैठे हैं। चुप रहिए 1 मिनट। महिला पत्रकार क्या शादी क्या अपना अरेंजमेंट किसी होटल में नहीं कर सकती? ये संकुचित सोच तुम्हारी महिलाओं के प्रति परिलक्षित होती है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्यों राहुल गांधी जी से इतनी परेशान है भारतीय जनता पार्टी जानती है? क्योंकि वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 27 लाख करोड़ रुपए ने आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगाकर लूटे हैं। ये महाराष्ट्र के 120 रुपए की बात करते हैं। आप बताइए आपने सेस क्यों बढ़ाया? 13.5 रुपए आप सेस लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि उसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं आती। अरे बेसिक टैक्स में उस सेस को शामिल कर लीजिए। अब भी आज यहां शो में बैठे बैठे में 5-5 रुपए कांग्रेस शासित और कांग्रेस के समर्थन से जो राज्य सरकार है उस पर कम करा देंगे। मैं आपको वादा और वचन देता हूं, हिंदुस्तान को लूटना बंद करिए। मैंने आपको प्रामाणिक रूप से गिनाया कि हिंदुस्तान का 10 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया। प्रधानमंत्री जी आप कहते थे 22 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। प्रधानमंत्री जी 250 लाख करोड़ रुपए का बजट था जिसमें 22 लाख करोड़ रुपए गए। आप बताइए ना 100 से 142 कैसे हो गए इस देश के खरबपति? जब कोविड की महामारी थी, जब भीषण महामारी का समय था और हिंदुस्तान के 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, तब चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों ने क्यों कमाना प्रारंभ किया? आप 7 साल में आपने क्या किया? सबसे पहले आते 150 रुपए किसानों का बोनस बंद करा दिया प्रधानमंत्री जी। दूसरा शपथ पत्र दे दिया कि लागत से 50% ऊपर नहीं दे सकता। तीसरी बात आपने ये कही कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 32,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने लूटना प्रारंभ किया। आपके गुजरात प्रांत ने वो योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए। भूमि को किसानों की हड़पने के प्रधानमंत्री जी उसके अब बचा कुचा कुछ था तो किसानों की 25 लाख करोड़ रुपए की जो कारोबार है उसको लूटने के लिए आप किसानों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए। एक तो प्रामाणिक रूप से काम बताइए मुझे जो हिंदुस्तान की आम लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए किया हो प्रधानमंत्री जी। आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज देश के नौजवान जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो बेरोजगारी से त्रस्त है। क्यों चले गए 8.5 लाख लोग स्थायी रूप से हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ने के लिए? आपने बहुत बात की इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए। गुजरात का उदाहरण तो देश को बताइए ना। अजान के समय डॉक्टर प्रजापति ने 2020 में हाई कोर्ट में मुकदमा लगाया। बेशर्म गुजरात की सरकार क्या कहती है कि चूंकि उस आदमी को धमकियां मिल रही थी कि आप मुकदमा वापस लो, इसलिए हमने एफिडेविट फाइल नहीं किया कि हम इस पर कुछ निराकरण चाहते हैं, तो कोर्ट ने इनको फटकार लगाई। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इनका कोई सरोकार नहीं हिंदुओं से। ये तो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और अपनी सत्ता की भूख मिटाते हैं। मुझे एक प्रमाण पूरी डिबेट में अगर दे दे कि एक इन्होंने कोई बड़ा शहजाद जी इस पर जवाब दीजिए। अवसर सर्जित किया हो। चलिए अंजना जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं अब सारी बातों के जवाब देता हूं। अंजना जी इन्होंने गिनवाया कि 26 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के माध्यम से आए। बिल्कुल सही बात है, पर ये नहीं बताएंगे कि हमने उस 26 लाख करोड़ में से 91 लाख करोड़, मतलब कि जो यूपीए सरकार ने 49 लाख करोड़ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को 10 साल में खर्च किया था, सब्सिडी पे खर्च किया था, हमने उसका दुगना पैसा खर्च किया है 8 वर्षों में। और उसका मतलब यह है 13 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए, 9 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर हमने दिए, 80 करोड़ लोगों को राशन का खाना 2 साल का
हमने दिया 6 महीने तक बढ़ा वाला दिया। सिलेंडर आज दिए तो हमने क्या हुआ? 3 करोड़ घर आवास बनाए, पक्के घर बनाए। ये सारे खर्च, एक सेकंड अंजना जी मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने इनकी पूरी बात सुनी। अंजना जी ये तरीका नहीं है। ठीक है, मैं आ रही हूँ अंजना जी तरीका ये सही नहीं है। अंजना जी एक बार अपने दर्शकों को जरा यहाँ पर दिखा देते हैं। हम एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सेकंड कोपेनहेगन में, और हमने जैसा आपको बताया था बेला सेंटर में, जहां पर जो भारतीय कम्युनिटी है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रूबरू होने वाले हैं। अब हम वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ का एक बार नजारा पूरा आपको दिखा देते हैं। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेटे फ्रेडरिक्सन जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात के बाद अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिजनेस मीटिंग उनकी एक होने वाली है और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारी यहाँ पर है उसमें हम आपको लिए चलेंगे। यहाँ अंदर का नजारा भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हिंदुस्तानियों में यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के फंक्शन में शामिल होने के लिए आई हैं, जल्दी से बताइए क्या है आपके मन में? बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क में आए हैं। सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़े टाइम के बाद ऐसा माहौल बनाया कि बहुत सारे लोग अंदर हैं, बहुत खुशी से नारे लगा रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 1000-2000 लोग हैं, कम से कम भी 2-3-4 हजार लोग होंगे अंदर। बहुत अच्छा हमें लग रहा है जी। तो ये इधर से ही है, मोदी जी इधर से एंट्रेंस इधर है, इधर से एंट्रेंस करके उसके बाद में हमारे बहुत सारे इंडियन लोग अंदर इकट्ठे हुए हैं और वो अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके बाद उनको संबोधित करेंगे अंदर जाके। तो हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे और वहां पर लोगों की बातचीत जो है वो जोश भी हिंदुस्तानियों का दिखाएंगे। जल्दी से अब शहजाद पूनावाला जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं आपको बता रहा था कि कैसे 91 लाख करोड़ हमने 8 वर्ष में खर्च किया, इन्होंने पूरे 10 वर्ष में 49 लाख करोड़ खर्च किया था, मतलब उनसे दुगना। इसका मतलब हमने राज्य सरकारों को भी, चाहे वो घर बनाने के लिए पैसे हो, चाहे वो राशन देने के लिए हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, वो हमने दिए। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो वैट के नाम पर ऑपोजिशन स्टेट्स ने 16 लाख करोड़ कमाए, उसका क्या हुआ? 1 लाख करोड़ तो महाराष्ट्र ने अकेले ने कमाया, उसका क्या हुआ? उसकी क्यों नहीं राहत दे पाए? जब इनकी सरकार थी यूपीए 1 की और यूपीए 2 की, तो औसतम इन्फ्लेशन 10% रहा करता था। आज कोविड पैंडेमिक के बावजूद 6.5% इन्फ्लेशन है। अमेरिका जैसे देश में 8% इन्फ्लेशन है, फिर भी हमने इसको कंट्रोल में रखा है। तो सवाल हम पर उठाते तो बता दे कि राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर 25% अनएम्प्लॉयमेंट है। आप बताइए ना, चलिए हम तो नाकारा है, जनता हमें चुनती है, आप तो बहुत कामयाब है ना, तो आप क्यों नहीं समझा पाए पंजाब में आपका मॉडल क्या था? वहां पर बेरोजगारी 18% थी, राजस्थान में बेरोजगारी 25% है। क्यों नहीं आप बेरोजगारी वहां पर कम कर पाते? क्यों नहीं महंगाई महाराष्ट्र में कम कर पाते? ये इसलिए नहीं कम कर पाते हैं क्योंकि आपके पास कोई समाधान है नहीं और ना आपके पास नेतृत्व है। हाँ, और केवल एक ही चीज है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना, और जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो उन दंगाइयों को बचाना। अंजना जी, अजय आलोक जी, ये आ रही हूँ अभय जी, इसके बाद आप बोलिएगा, एक बार अजय आलोक जी बोले। अजय आलोक जी, बड़ी कहानी तो ये है ना कि अब आप सरकार में हैं, आपके पास सत्ता है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा? कब तक विपक्ष के ही नेताओं पर चोट कर करके आगे बढ़ेंगे? अंजना जी, अब क्या करें हम लोग? हमारा तो कोई रिश्तेदार रोम में है नहीं कि उनको कटघरे में खड़ा करें। हमारे सामने तो जो विपक्ष होगा उसी की कमी न गिनवाएंगे। अब बिहार में 15 साल का राज हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं 15 साल क्यों कर रहे हो? बात दरअसल ये है ना, एक पिक्चर का डायलॉग था अंजना जी, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो प्रधानमंत्री जी थप्पड़ तो नहीं मार सकते बेचारे, लेकिन उनके शब्दों की गूंज जो है ना, वो कांग्रेसियों को, आरजेडी को, सबको विचलित कर देती है, क्योंकि सब सच्चाई के साथ भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इनके घर में है, सारे नेता बेल पे हैं, तो क्या बात करेंगे? तो ये शब्दों की गूंज जो है इतनी जोर से लगती है कि तिलमिला जाते हैं। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है, आरजेडी और कांग्रेस में। दोनों तिलमिला गए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री जी ने गलत क्या कहा, जरा ये बताइए। 2 संविधान से 1 संविधान किया या नहीं 370 हटा के, ये बता दीजिए, हाँ या ना। और राजीव गांधी जी ने कहा था कि नहीं, तो 85 पैसे अगर चोरी हो जाते थे तो किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की ना। अपनी नाकामी को मानने के लिए राजीव गांधी जी की उस वक्त तारीफ भी हुई थी, लेकिन आलोचना दूसरी बात की है कि आपका सिस्टम कितना करप्ट था, और बिना सिस्टम को कुछ ठीक किए हुए आप योजना पे योजना ले आते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अपने सिस्टम को ठीक करके उन योजनाओं को आज अच्छी तरह से चला रही है, जैसे जनधन योजना, जिसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। तो कल आज से 20-25 साल के बाद अगर आप सरकार में आएंगे
तब आप भी डीबीटी इसी के माध्यम से कर सकेंगे, तब 85 पैसा नहीं डूबेगा। नवल किशोर जी वो कह रहे हैं कि ऐसे वाजिब सवाल है, और अल्टीमेटली तो टेस्ट लोकतंत्र का ही होता है ना। लोकतंत्र की परीक्षा सबसे बड़ी, ऐसा थोड़ी है कि इन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें विपक्ष ने इन तमाम मुद्दों को नहीं उठाया था, जोर शोर से उठाया था, लेकिन फिर भी 4 राज्यों में बीजेपी जीतती है और एक जो कांग्रेस के हाथ में था वो भी निकल गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको हम मानते भी हैं, लेकिन मानना तो ये भी चाहिए ना कि इतने दिन से शासन में है, जो 15 साल और 15 साल की बात करते हैं वो 2005 से हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन वहां पे क्यों है? सबसे ज्यादा कानून की हत्या क्यों होती है वहां पे? और फिर भी नीतीश कुमार जी इतने आसानी से क्यों बीजेपी के लिए स्वीकार हैं? क्योंकि बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती है, सृजन से लेकर 70 भ्रष्टाचार की गिनती जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद कही थी, उसको संरक्षक है, बीजेपी संरक्षक है उसका। वैसे भ्रष्टाचारी को पोसना पालना और उसके नेतृत्व में काम करना बीजेपी की आदत है। और जहां तक कानून की बात है, संविधान की बात है, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि पहले तो संविधान संगत बातें होती थी, कानून संगत बातें होती थी, आज तो खाता न बही, जो दोनों कहे वही सही। क्या यही राजनीति है? क्या यही देश की राजनीति है? क्या यही संविधान है? नहीं है। सारे संवैधानिक ढांचों को तोड़ने का जिम्मेदार अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो वही 2014 के बाद ही हुई है। उससे पहले की जो बातें हैं वो तो सब आप आकलन कर चुके हैं। आप जो बात आज बोल रहे हैं वो तो पिछले 50 साल से बोल रहे हैं, जब से भाजपा है 1982 से वही बात बोल रही है, उसमें कोई बात नहीं है। बात है कि आपकी उपलब्धि क्या है। चूंकि उपलब्धि आपकी शून्य है, चूंकि आपकी नेतृत्व क्षमता शून्य है, केवल चुनाव जीतना। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव जीतने में कौन कौन सा काम आप करते हैं, किन किन तरह की बात आप करते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, बंगाल में क्या करते हैं और यूपी में क्या कहते हैं। वो तमाम तरह की बातों को लोग सुनते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के मन में कई बार लगता है कि जहां जनादेश हार जाते हैं वहां पे भी जीतने का प्रयास करते हैं। आपने बिहार में कौन कौन से कर्म नहीं किए अपने पक्ष में लाने के लिए? आज आप कौन कौन सा अपमान नहीं सह रहे हैं बिहार में? अगर बीजेपी और जदयू की बात की जाए तो एक दूसरे के प्रति वहां पर लगता है, वहां पर विपक्ष तो लगता है कि भाजपा और जदयू खुद एक दूसरे के साथ ही हैं। तो ये ध्यान भटकाने का काम देश में भी चल रहा है और विदेश में भी चल रहा है। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ये काम किए हैं। उनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। गरीबी हटाने की क्या, वो तो सबको गरीब बना दिए। वहां तो कम से कम ठीक है, जवाब सुनना होगा ना। ध्यान भटका रहे हैं आप लोग। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विदेश में ऐसी बातें की गई हैं। ठीक है, जवाब सुनिए मिस्टर किशोर, जवाब सुनिए सर। जी हाँ, देखिए अंजना जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो पारिवारिक फर्म के प्रवक्ता हैं, वो पारिवारिक फर्म के प्रवक्ता आते आते डिबेट के अंत में जनता को और हमारे संवैधानिक संस्थाओं को कोसना शुरू कर देंगे। ये चुनाव क्या है जी, ये जनता क्या है जी, इनको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये चुनाव को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये इनका डीएनए और चरित्र यही है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं अंजना जी, हमारे प्रधानमंत्री, आपके, मेरे, अभय जी के, अगर वो मानते हो, सबके प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि पहले 100 रुपया भेजते थे, 85 खा जाते थे, अब 100 रुपया भेजते हैं, 100 रुपया मिलता है। ये तो देश की वाहवाही हुई। अब मुझे पता नहीं अभय दुबे जी को इस देश की वाहवाही से क्या बुराई लगती है, कोई और देश की वाहवाही करनी चाहिए। देखिए, हम लोग विदेशी नहीं है, ना हमारा नेतृत्व विदेशी है, ना हमारी विचारधारा विदेशी है। हम तो इसी देश की प्रशंसा कर सकते हैं। पर इस देश की प्रशंसा और बिचौलियों की बुराई ये अभय दुबे को क्यों बुरी नजर आई? ये अभय जी आपके देखने का नजरिया है। अगर आप भ्रष्टाचारियों के साथ और विदेशियों के साथ खड़े होने के बदले भारत के साथ खड़े हो जाए, रोम के साथ बदले राम के साथ खड़े हो जाए, तो आपके नजरिए को बदल देंगे और आपको ये बातें अच्छी लगेगी। तो थोड़ा सा नजरिया बदलिए। हमने तो सही बात की है, देश के पक्ष में देश की वाहवाही की है, आपको क्यों बुरा लगा? अंजना जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ डिबेट में, लेकिन अब हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी से नजारा यहाँ का दिखाते हैं। आज हल्ला बोल शो करने के दौरान ही हम लोग पहुंचे हैं। यही वो बेला में कन्वेंशन सेंटर है, बेला सेंटर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरैक्ट करने वाले हैं। हिंदुस्तान में किस तरह का जोश है? हाँ, आ जाइए, जल्दी से आगे आ जाइए। आप भी आइए मान, जल्दी आइए। हम नॉर्वे से स्पेशल आए हैं उनके लिए, देखने उनको। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत खुश है आप लोग? हाँ, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या सोच है आपकी, क्या सुनना चाहती है, क्या है आपके मन में? सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या चांसेस है इंडियंस के आगे
टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में। आप लोग बताइए। आज आके बड़ा अच्छा लग रहा है, देखते हैं। हम लोग बड़ी दूर से आए हैं, नॉर्ड्यूलन से, तो अभी देखते हैं कि मोदी जी के क्या शब्द है हमारे लिए। तो यहाँ से एक बार दिखा दीजिए, जल्दी से बोलिए। जल्दी। हाँ जी, हम नॉर्वे से आए हैं और अब हम चाहते हैं मोदी जी नॉर्वे जल्दी आए। अब नॉर्वे का नहीं होता, अभी से आप बोलिए, जल्दी बोलिए। हम तो मोदी जी को टीवी पे काफी बार देखे हैं। अच्छा। तो असली में देखने आए हैं। आज असली में देखने का मौका मिल रहा है। एक बार नजारा दिखा दीजिए। ये देखिए कन्वेंशन सेंटर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। आगे में कतार देखिए कितनी लंबी है, चारों तरफ से लोगों की एंट्री हो रही है, इधर से भी एंट्री हो रही है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद उनका यहाँ पर भी संबोधन होगा। लाइव कवरेज आप आज तक पर देखते रहेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज आज तक पर जारी है। हम लगातार बने रहेंगे कोपेनहेगन डेनमार्क में, ये कन्वेंशन सेंटर से, जहां से लोगों की बातचीत आप तक सुनाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।